नमस्कार स्टूडेंट्स। हमने अब तक पढ़ा देवनागरी लिपि का विकास किस तरह से हुआ और देवनागरी लिपि के नामकरण में विद्वानों के किस तरह से मतभेद हैं। आज तक हम वो पढ़ चुके हैं। आज एक मैं आपको बहुत ज़रूरी प्रश्न करवाने जा रहा हूँ जो कि बहुत ज़रूरी है, अनेक बार आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है और हमेशा ही पूछा जाता है, यूँ कहें तो ये प्रश्न बहुत ज़रूरी है और इस प्रश्न को आपने बहुत ढंग से पढ़ना है, लिखना है। आज हम कर रहे हैं देवनागरी लिपि की विशेषताएं। देवनागरी लिपि जो है उसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं और अन्य लिपियों से ये लिपि किस तरह से भिन्न है, किस तरह से अलग है। विश्व के विद्वान ये मान चुके हैं कि देवनागरी लिपि सबसे वैज्ञानिक लिपि है। जितनी भी लिपियां विश्व की लिपियां हैं उनमें देवनागरी लिपि ही एकमात्र ऐसी लिपि है जो कि बहुत वैज्ञानिक है। इसकी वैज्ञानिकता इंग्लैंड की प्रयोगशाला में भी सिद्ध हो चुकी है। इंग्लैंड की लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में एक भाषा वैज्ञानिक ने देवनागरी लिपि के वर्ण जो थे वो वर्ण बनाए, मिट्टी के वो वर्ण बनाए, अक्षर बनाए। क मिट्टी का बनाया, ख ग जितने भी वर्ण थे वो सारे अक्षर जो थे वो मिट्टी के बनाए और अंदर से खोखले रख दिए और उनमें से वायु प्रवाहित की। उन खोखले वर्णों से, मिट्टी के जो खोखले वर्ण बनाए उनसे वायु प्रवाहित की और जब वायु प्रवाहित की तो उनसे जो आवाज निकली, अगर क में से वायु प्रवाहित की तो क में से वैसी आवाज निकली, क की आवाज निकली और च में च की आवाज निकली और म में म की आवाज निकली। अर्थात मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता जो है वो विश्व की प्रयोगशाला में सिद्ध हो चुकी है और देवनागरी लिपि जो है वो अन्य लिपियों से वैज्ञानिक है। देवनागरी लिपि में ऐसी कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो इसको अन्य लिपियों से अलग करती है और वैज्ञानिक बनाती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विशेषताओं की। तो पहली जो विशेषता है देवनागरी लिपि की, एक पहली विशेषता है उच्चारण के अनुरूप लेखन। पहली विशेषता है उच्चारण के अनुरूप लेखन, अर्थात देवनागरी लिपि में जैसा उच्चारण किया जाता है वैसा ही लिखा भी जाता है। जो बोला जाएगा लिखा भी वैसा ही जाएगा, अन्य लिपियों की तरह नहीं। अब अंग्रेजी की बात कर लीजिए। अंग्रेजी में जो बोला जाता है वो लिखा नहीं जाता है। हिंदी में जो बोला जाएगा, अगर क ल म बोला जाएगा तो कोई भी उसको पढ़ते उसको कलम ही पढ़ा जाएगा। क ल म कलम ही पढ़ा जाएगा। तो जैसा बोला जाता है वैसा लिखा जाता है। अंग्रेजी की बात अगर हम करें तो अंग्रेजी में जैसा बोला जाता है वैसा लिखा नहीं जाता है और जैसा लिखा जाता है वैसा पढ़ा नहीं जाता है। अब अंग्रेजी का नाइफ को ले लें तो अगर साधारण बच्चे से नाइफ की स्पेलिंग जो है वो पूछी जाए तो वो NIF ही बोलेगा, ठीक है। जबकि नाइफ की स्पेलिंग जो है वो के से शुरू होती है। अब ये मेरी समझ में नहीं आता है कि अगर के से ही शुरू करनी थी तो उसको कनाइफ क्यों नहीं पढ़ा जाता है, कनाइफ गलत क्यों है। अगर KNIFE नाइफ होता है तो के कहां गया। साइकोलॉजी की स्पेलिंग जो है PSYCHOLOGY, पी से शुरू होती है। अब प कहां गया, साइकोलॉजी। अगर हम पढ़ें तो साइकोलॉजी है। तो ये विद्रूपताएं हैं। उच्चारण के अनुरूप जो उच्चारण किया जाएगा वैसा लिखा क्यों नहीं जाएगा। तो ये विशेषता देवनागरी लिपि में है कि जैसा हम उच्चारण करते हैं वैसा ही उसको लिखते भी हैं। अंग्रेजी की तरह नहीं कि उच्चारण कुछ किया जाए और लिखा कुछ जाए, लिखा कुछ जाए और पढ़ा कुछ जाए। तो सबसे वैज्ञानिक इसकी वैज्ञानिकता यहां पर सिद्ध हो जाती है कि उच्चारण के अनुरूप, जैसा एक पहली विशेषता मैंने आपको जो बताई इसकी, उच्चारण के अनुरूप लेखन, जैसा उच्चारण किया जाता है वैसा ही लिखा भी जाता है। नंबर 2,
की बात करें तो उच्चारण स्थान का वैज्ञानिक क्रम है। जो उच्चारण स्थान है उसका एक वैज्ञानिक क्रम है। जो हमारे वाग अंग है, वाग अवयव गले से शुरू होते हैं, फेफड़ों से फेफड़े, गला, कंठ, मूर्धा, तालु, दंत, ओठ, ओष्ठ, नासिका, ये सारे हमारे वाग अंग हैं जिनसे बोला जाता है, वाग यंत्र है। तो जिसका क्रम जो है, हमारे वर्णों का जो क्रम है वो एक वैज्ञानिकता लिए हुए है। ठीक है, पहले हम कंठ से शुरू करते हैं, कंठ आता है गला, तो क ख ग हमारे कंठी स्वर हैं जो कंठ से निकलते हैं। उसके बाद हमारा तालु आता है, कंठ के बाद जो ऊपर आता है वो तालु आता है, तो तालव्य, क ख ग के बाद जो अगले आएंगे वो तालव्य स्वर, तालव्य व्यंजन आएंगे। उसके बाद आपका जो है तालु के बाद मूर्धा आता है, मूर्धा, जहां पर हमारी जीभ जो है वो आगे दांत के पीछे, उसको मूर्धा कहते हैं, मूर्धा। उसके बाद हमारा दंत, उसके बाद दांत, उसके बाद ओष्ठ। एक वैज्ञानिक क्रम है, मतलब क ख ग घ, फिर च छ ज त थ द, जितना भी हमारे वर्ण हैं वो सारे एक वैज्ञानिक क्रमबद्धता है उनकी। ऐसा नहीं है कि क के बाद हमने म लिख दिया, प के बाद च लिख दिया। तो ये इसका एक वैज्ञानिक क्रम है, अंग्रेजी की तरह नहीं। अंग्रेजी में कभी कौन सा वर्ण आ जाएगा, कभी कंठ का आ जाएगा, तो कभी मूर्धा का आ जाएगा, तो कभी तालु का आ जाएगा। इसको कोई और फिर उसके बाद कंठ का आ जाएगा। उसमें कोई वैज्ञानिक क्रम जो है वो नहीं है। हिंदी ही एकमात्र भाषा है जिसके उच्चारण स्थान जो है वैज्ञानिक क्रम है, वैज्ञानिक आधार पर उसका क्रम जो बनाया हुआ है वैज्ञानिक क्रम है। तो दूसरी विशेषता इसकी है उच्चारण स्थान का वैज्ञानिक क्रम। नंबर 3 की बात अगर हम करें तो एक ध्वनि के लिए एक शब्द, एक ध्वनि होगी तो एक, उसके लिए एक ही शब्द रख के, क ध्वनि अगर निकलती है तो उसके लिए क ही शब्द रख करके, उसके लिए कोई अन्य हमारे पास शब्द नहीं है। च लिखना है तो च, एक ही शब्द, च ध्वनि के लिए एक शब्द हमने रखा हुआ है, उसके लिए कोई भी अन्य शब्द हमारी वर्णमाला में नहीं मिलता है, अलग अलग। अब अगर उसकी बात करें, अंग्रेजी की बात करें, तो अंग्रेजी में सी एक ऐसा इनका वर्ण है जिसमें तो इसको कभी हम स पढ़ लेते हैं, कभी क पढ़ लेते हैं, तो कभी च पढ़ लेते हैं, अलग अलग है। हिंदी में ऐसा नहीं है। अंग्रेजी में सी की बात करें तो सी कभी च के लिए उच्चारित होता है, तो कभी स के लिए उच्चारित होता है, तो कभी क के लिए उच्चारित होता है। जबकि हिंदी में एक ध्वनि के लिए एक ही शब्द जो है हमने अपनी ध्वनि में रखा हुआ है। वैसे ही उर्दू की बात करें तो उर्दू में भी ये स ध्वनि के लिए सीन और स्वाद, उर्दू में सीन और स्वाद से स ध्वनि निकलती है, दो हैं। उसी तरह से ज के लिए उर्दू में जो है आपका जुआद, जोए और ज, जुआद, जोए, ज उर्दू के लिए। तो ये अन्य ध्वनियों की बात कर रहा हूं मैं। अन्य ध्वनियों में अंग्रेजी में सी का बात कर लें, वैसे उर्दू की बात कर लें, तो इनमें एक ध्वनि के लिए एक वर्ण नहीं है। हमारी वैज्ञानिक लिपि, देवनागरी लिपि जो है उसमें एक वर्ण के लिए जो है, एक ध्वनि के लिए एक ही शब्द जो है, एक ही वर्ण जो है वो है, अलग अलग वर्ण जो है नहीं है, जिससे जो है भ्रमता जो है वो पैदा नहीं होती है। ठीक है, अन्य ध्वनियों में, अन्य लिपियों में भ्रम पैदा हो जाता है कि स का उच्चारण अब च के लिए करेंगे हम, या क के लिए करेंगे, या स के लिए करेंगे। ठीक है, तो ये तीसरी विशेषता है, एक ध्वनि के लिए एक शब्द ही हमने रखा हुआ है। उसके बाद वर्णों का एक सुनिश्चित क्रम है। जो वर्ण हैं उनका क्रम जो है सुनिश्चित है, एक निश्चित है, कोई भी लिखेगा उसको वैसा ही पढ़ा जाएगा, अन्य भाषाओं की तरह नहीं। हिंदी में अगर क को ऊ की मात्रा लगी तो कू ही पड़ जाएगा, उसको क नहीं पढ़ा जाएगा। अगर क को ऊ की मात्रा लगेगी तो कू पढ़ा जाएगा, वैसे ही च को ऊ की मात्रा लगेगा तो चू पढ़ा जाएगा, च को ई की मात्रा लगेगी तो ची पढ़ा जाएगा, क को भी ई की मात्रा तो की पढ़ा जाएगा, म को ई की मात्रा तो मी पढ़ा जाएगा। परंतु अन्य भाषाओं में ऐसा नहीं है, एक सुनिश्चित क्रम जो है नहीं है। अब यू वर्ण है, अंग्रेजी का यू है, यू वर्ण कहीं जो है वो अ ध्वनि निकलती है तो कहीं ऊ ध्वनि निकलती है। उदाहरण के तौर पर BUT, बट, BUT को उच्चारण हम क्या करते हैं, बट करते हैं, और PUT का उच्चारण उसके आधार पर बट, पट होना चाहिए।
तो PUT को हम पट नहीं बोलते हैं, PUT को पुट बोलेंगे, क्योंकि वहां पे ऊ लगा है। अगर BUT बट है तो PUT पट क्यों नहीं? ठीक है, अगर PUT पुट पढ़ा जाएगा तो BUT बुट पढ़ा जाना चाहिए था। ठीक है ना, अलग अलग एक उच्च निश्चित क्रम होना चाहिए। जैसा कि मैंने हिंदी का उदाहरण दिया, म को अगर ई की मात्रा लगी तो मी पढ़ा जाएगा, क को लगे तो की पढ़ा जाएगा। ठीक है ना, स को लगे तो सी पढ़ा जाएगा। परंतु अंग्रेजी में ऐसा नहीं है। अंग्रेजी में PUT को हम पुट पढ़ते हैं और BUT को हम बट पढ़ते हैं, एक सुनिश्चित क्रम। हिंदी में अलग अलग जो है उसी तरह से अगर हम PUT पुट पढ़ेंगे, PUT पुट और ऊ छोटे ऊ की मात्रा है, और JUTE जूट एक पू छोटा ऊ की मात्रा लग रही है। PUT पुट में छोटा पुट नहीं है, पुट छोटे ऊ की मात्रा है, और JUTE जूट छोटे ऊ की मात्रा है, बड़े ऊ की मात्रा है। कोई निश्चित क्रम है ही नहीं। पट और पुट और बट का उदाहरण देखा, पुट और जूट का उदाहरण देखा, तो एक निश्चित क्रम जो है वो नहीं है। अन्य भाषाओं में, अंग्रेजी में एक निश्चित क्रम जो है वो है। तो अगली विशेषता मैंने आपको बताई कि वर्णों का सुनिश्चित क्रम है। उसके बाद प्रत्येक ध्वनि के लिए अलग अलग वर्ण। हिंदी की प्रत्येक ध्वनियों के लिए हमने अलग अलग वर्ण रखे हुए। क ध्वनि के लिए क है, च ध्वनि के लिए च है, और ट ध्वनि के लिए ट वर्ण जो है वो रखा हुआ है। अंग्रेजी में भ के लिए BH, दो शब्द जोड़कर, भ के लिए BH, दोनों शब्दों को जोड़ दिया। ध के लिए DH शब्द जो है उसको जोड़ दिया। हिंदी में अलग अलग वर्णों के लिए हमारी अलग अलग व्यवस्था बनी हुई है, अलग अलग जो उच्चारण होता है उसके लिए अलग अलग शब्द बने हुए हैं। किसी शब्द को जोड़कर हम एक शब्द नहीं बनाते हैं। उसके बाद अगली विशेषता है स्वरों और व्यंजनों की पृथक व्यवस्था है। हिंदी में स्वर अलग हैं, व्यंजन अलग हैं। सबसे पहले हमारे स्वर आएंगे, अ आ ई जो है वो स्वर आएंगे, उसके बाद हमारे व्यंजन आएंगे। परंतु अंग्रेजी में स्वर और व्यंजनों के एक निश्चित क्रम नहीं है, निश्चित व्यवस्था नहीं है, पृथक अलग अलग व्यवस्था नहीं है, इकट्ठे ही है। सबसे पहले स्वर होगा A, उसके बाद B, C, D, E, F, G, H, फिर बीच में A, E आ जाएगा, फिर I, O, U, कभी A है, मतलब अलग अलग है। बीच में स्वर भी उन्होंने डाल दिए हैं। A स्वर है, उसके बाद B व्यंजन है, A, B, C, E, फिर I, O, U, बीच में जो है एक निश्चित क्रम अंग्रेजी में नहीं है। एक सुनिश्चित ध्वनि के लिए स्वरों और व्यंजनों के लिए पृथक व्यवस्था नहीं की है। हमारे हिंदी में स्वरों के लिए अलग व्यवस्था है, व्यंजनों के लिए अलग व्यवस्था है। पहले स्वर आते हैं, उसके बाद हमारे व्यंजन जो हैं वो आ जाते हैं। अगली जो विशेषता है, अगली विशेषता है अनुनासिक ध्वनियों के लिए व्यंजन वर्णों का पांचवां जो अक्षर है वो निश्चित है। जो अनुनासिक ध्वनियां होती हैं, जो नाक से निकलने वाली ध्वनियां हैं, तो हिंदी के लिए अनुनासिक ध्वनियों के हमने अलग से पांचवा वर्ण निश्चित कर दिया है। पांचवा अक्षर जैसे क, ख, ग, घ, पांचवा अंग, च, च, ज, झ, अंज, ट, ठ, ड, ढ, ण, जो पांचवे हैं सारे अनुनासिक हैं, वो निश्चित कर दिया है। अन्य ध्वनियों में, अन्य लिपियों में, अन्य भाषाओं में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि अनुनासिक के लिए आपका पांचवा वर्ण जो है वो निश्चित कर दिया है। हिंदी वैज्ञानिक लिपि है, देवनागरी वैज्ञानिक लिपि है, और इसमें जो है हर वर्ग का पांचवा वर्ण, पांचवा अक्षर जो है वो अनुनासिक ध्वनियों के लिए हमने निश्चित कर दिया है। उसके बाद पर्याप्त लिपि चिन्ह है। देवनागरी लिपि एक ऐसी भाषा है जिसमें पर्याप्त लिपि चिन्ह है। किसी भी भाषा को शुद्धता के लिए, भाषा की शुद्ध भाषा तभी शुद्ध होगी अगर उसमें पर्याप्त लिपि चिन्ह होंगे। हमारे पास पर्याप्त लिपि चिन्ह है। हिंदी में 46 वर्ण है, 46 वर्ण है, इसमें पर्याप्त है, ना तो बहुत ज्यादा है ना तो बहुत कम है। 46 वर्णों की व्यवस्था यहां पर की हुई है। अगर मैं बात करूं अंग्रेजी की, तो अंग्रेजी में 26 ही, तभी तो उनको कभी ध के लिए DH लिखना पड़ता है, कभी क्या करना पड़ता है, कभी क्या करना पड़ता है। अशुद्धता लिए हुए पूरी तरह से, वैज्ञानिक शुद्धता नहीं है इसमें अंग्रेजी में, क्योंकि इसमें वर्ण ही बहुत कम है। 26 तो मात्र इसमें वर्ण है, तो हमारे पास 40 जो है वो वर्ण है जो कि पर्याप्त है। किसी भाषा को शुद्ध लिखने के लिए उसके पास पर्याप्त लिपि चिन्ह का भंडार होना जरूरी है। तो हमारे पास पर्याप्त लिपि चिन्ह है, इसलिए देवनागरी लिपि जो है शुद्ध है और वैज्ञानिक है। उसके बाद अल्प प्राण और महाप्राण के लिए अलग अलग शब्द
हमारे जो अल्प प्राण और महाप्राण ध्वनियां हैं उनके लिए अलग अलग शब्दों का जिक्र हमारी लिपि में किया हुआ है। पहला, तीसरा, पांचवा जो है हमारा अल्प प्राण है, दूसरा और चौथा जो है वो महाप्राण है। परंतु अंग्रेजी में अल्प प्राण जैसी ध्वनियां है ही नहीं, अल्प प्राण महाप्राण जैसी ध्वनियां है ही नहीं, सॉरी अल्प प्राण तो है, महाप्राण जैसी ध्वनियां है ही नहीं। महाप्राण बनाने के लिए GH, DH, CH, TH ऐसे लगाना पड़ता है, उनको दोनों को इकट्ठा करके महाप्राण ध्वनियां खुद ब खुद बनाना पड़ती हैं, जबकि हिंदी या देवनागरी लिपि में ऐसा नहीं है। देवनागरी लिपि में अल्प प्राण और महाप्राण ध्वनियों के लिए अलग अलग शब्द जो है वो रखे हुए हैं, इसलिए इस लिपि को देवनागरी लिपि कहा जाता है। उसके बाद अगली विशेषता या अंतिम विशेषता है नई ध्वनियों को ग्रहण करने की क्षमता। अगर हमारी भाषा में नई ध्वनियां आ जाती हैं तो उनको ग्रहण करने की क्षमता देवनागरी लिपि में है। कोई भी अंग्रेजी के शब्द जो हैं वो घुल मिल जाते हैं, हम उनको ग्रहण कर लेते हैं। हमारे दरवाजे, हमारी लिपि के दरवाजे उनके लिए खुले हुए हैं और हम उसका स्वागत करने के लिए बाहें फैलाए हुए हैं। जैसे अब हमने क, ख, ज, फ जो आपके उर्दू के हैं, अरबी फारसी के हैं, क के नीचे जो एक नुक्ता बिंदु लगता है, क, ख के नीचे जो बिंदु लगाया जाता है, ग के नीचे, ज के नीचे, फ के नीचे जो बिंदु लगाए जाते हैं अरबी फारसी के, इसको हमने स्वीकार कर लिया है, अपने में समाहित कर लिया है, देवनागरी लिपि में समाहित कर लिया है। और अंग्रेजी का अ और ओ के बीच की ध्वनि एक आ, जैसे डॉक्टर लिखते हैं ना, डॉक्टर, ड के ऊपर अ की ऐसी मात्राएं जो है वो लगाते हैं, तो वो डॉक्टर जो अ जो है ना तो अ है ना तो ओ है, अ और ओ के बीच की एक ध्वनि अ, तो उसको हमने स्वीकार कर लिया है। तो ये इसकी विशेषता है, देवनागरी लिपि की विशेषता है कि नई ध्वनियों को ग्रहण करने की इसमें बहुत ज्यादा क्षमताएं हमने रखी हुई हैं, क्षमताएं हैं। यही कारण है कि ये देवनागरी लिपि जो है एक वैज्ञानिक लिपि हुई है और वैज्ञानिकता जो है इसकी सिद्ध हो चुकी है। तो ये जो मैंने आपको विशेषताएं बताई हैं ये आपने पूरी तरह से याद करनी है, सोचना है, समझनी है। ये जो विशेषता है, ये विशेषता देवनागरी लिपि की विशेषताएं अन्य लिपियों से उसको अलग करती हैं। यही कारण है कि देवनागरी लिपि को हम वैज्ञानिक लिपि कहते हैं और वैज्ञानिकों ने, भाषा वैज्ञानिकों ने, भाषाविदों ने इसको वैज्ञानिक लिपि जो है वो सिद्ध किया हुआ है। धन्यवाद।